नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली सिंह को एक बार फिर से नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कई बयान जारी किए थे। बांद्रा पुलिस ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को यह नोटिस दिया है। इस बार 10 और 11 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बांद्रा पुलिस थाने में कंगना के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया गया था। इसके पहले दी गई नोटिस पर कंगना ने घर में विवाह होने की बात कहकर आने में असमर्थता जताई थी। इसलिए बांद्रा पुलिस ने अब दूसरी बार नोटिस देकर 10 और 11 नवंबर को बुलाया है। मुंबई पुलिस ने इससे पहले पिछले माह कंगना रनौत और रंगोली को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। बांद्रा पुलिस ने दोनों को 26 और 27 अक्टूबर को तलब किया था। तो मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को एक बार फिर से नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कई बयान जारी किए थे। बांद्रा पुलिस ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को यह नोटिस दिया। इस बार 10 और 11 नवंबर को पूछताछ के लिए दोनों को बुलाया गया है। वहीं बांद्रा पुलिस थाने में कंगना के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया गया था। इसके पहले दिए गए नोटिस पर कंगना ने घर में शादी होने की बात कहकर आने में असमर्थता जताई थी। इसलिए बांद्रा पुलिस ने अब दूसरा नोटिस देकर 10 और 11 नवंबर को दोनों को पूछताछ के लिए तलब किया है। मुंबई पुलिस ने इससे पहले पिछले माह कंगना रनौत और रंगोली को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। बांद्रा पुलिस ने दोनों को 26 और 27 अक्टूबर को तलब किया था। और एक बार फिर से मुंबई पुलिस ने ये कार्रवाई की है, नोटिस जारी कर दिया है कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साथ में उनकी बहन रंगोली को भी नोटिस भेजा गया है। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को एक बार फिर से नोटिस भेजा है। पूछताछ के लिए दोनों को एक बार फिर से तलब किया गया है। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कई बयान जारी किए थे। बांद्रा पुलिस ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को यह नोटिस दिया है। इस बार 10 और 11 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बांद्रा पुलिस थाने में कंगना के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया गया था। इसके पहले दिए गए नोटिस पर कंगना ने घर में शादी होने की बात कहकर आने में असमर्थता जताई थी। इसलिए बांद्रा पुलिस ने अब दूसरा नोटिस देकर 10 और 11 नवंबर को बुलाया है। मुंबई पुलिस ने इससे पहले पिछले महीने कंगना रनौत और रंगोली को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। बांद्रा पुलिस ने दोनों को 26 और 27 अक्टूबर को तलब किया था। पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा पुलिस ने अभिनेत्री कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। वहीं बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर करने के लिए आदेश दिया था। कंगना पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, कलाकारों को हिंदू मुसलमान में बांटने और सामाजिक विद्वेष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता मुन्ना वराली ने कंगना के पिछले कुछ वक्त में किए गए ट्वीट का हवाला देते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की थी। इस मामले में कंगना की बहन रंगोली को भी आरोपी बनाया गया था। कंगना के मुंबई के हालात की तुलना पीओके से करने की टिप्पणी का भी शिकायतकर्ता ने इसमें उल्लेख किया है। कंगना के खिलाफ अंधेरी कोर्ट में केस दर्ज करने की अर्जी दाखिल की गई है। अली कासिफ खान देशमुख नाम के वकील ने अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत में कंगना के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत की थी। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरारी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। एक बार फिर से एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस ने नोटिस भेजा है। जी पल्लवी, बिल्कुल सही करना है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुंबई पुलिस ने उन्हें सम्मन जारी कर पुलिस के समक्ष हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन कंगना और उनकी बहन जो है नहीं पहुंची है। और अब दूसरी बार पुलिस ने उन्हें जो है कि है इनके जिस तरीके से लगातार कंगना को दूसरी नोटिस भेजी गई है, ये कहना गलत नहीं होगा
कि मुंबई पुलिस बनाम कंगना की जो बहस थी अब ये काफी आगे तक पहुंच चुकी है और यही वजह है बांद्रा पुलिस स्टेशन ने उन्हें हाजिर होने के लिए कहा है। 10 नवंबर को उन्हें जो है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के समक्ष उन्हें हाजिर होना होगा। उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया है, कहा गया है कि उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए जिस तरीके से उन्होंने भड़काने की कोशिश की है, इस तमाम चीजों को लेकर के कोर्ट में जो बात कही गई थी उस पर एक पूछताछ के लिए बुलाना इतना काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल मुरारी, इससे पहले भी उन्हें नोटिस दिया गया था, उस समय क्या कुछ जो जवाब हैं दिए गए थे कंगना की तरफ से, क्योंकि वो पहुंची नहीं थी पूछताछ के लिए, तो ऐसे में क्या एक्सक्यूज दिया गया कंगना की तरफ से और इस बार क्या उम्मीद लग रही है, क्या वाकई में कंगना और रंगोली पहुंचेंगी मुंबई पुलिस के पास? देखिए पल्लवी, ये तो कह पाना मुश्किल है क्योंकि कंगना इस समय या उनकी बहन मुंबई में नहीं है, वो मनाली में है और उनके परिवार में कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ था। शादी का उन्होंने हवाला दिया था कि उनके रिलेशन में शादी है, इसलिए वो मुंबई नहीं पहुंच पा रही है और यही वजह है कि दूसरी बार पुलिस ने 10 तारीख का डेट बाकायदा सम्मन में मेंशन किया हुआ है और उन्हें कहा गया है कि आपको पुलिस के समक्ष हाजिर होना होगा और उन तमाम जो सवाल हैं, जो अटकलें हैं, उस पर से पर्दा उठाने होंगे। जी बिल्कुल, और ये भी जानकारी मिल रही है मुरारी कि अली कासिफ खान नाम के वकील ने अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत में कंगना के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत दी है। अगर तमाम चीजों पर नजर डाली जाए तो लग रहा है कि कंगना की मुश्किलें बढ़ रही हैं यहाँ पर। जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जहां एक तरफ उनकी लड़ाई डायरेक्ट कंगना बनाम शिवसेना चल रही थी, कंगना बनाम उद्धव ठाकरे चल रही थी, अब ऐसे में जिस तरीके से याचिका मुंबई के अंधेरी कोर्ट में दाखिल किया गया है अवमानना को लेकर, ऐसे में उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है क्योंकि दूसरी तरफ जहां बांद्रा पुलिस उन्हें जो है कि पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है, वहीं मुंबई के अंधेरी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने जो है इस तरीके की बातें रखी गई है, तो कंगना की मुश्किलें जो है कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखना ही होगा कि कंगना इन सब चीजों का किस तरीके से जवाब देती है, क्योंकि वो भी एक जवाब देने के लिए जानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीएमसी ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी या शिवसेना के जो नेताओं ने पलटवार किया था उस पर उन्होंने डट कर मुकाबला किया था। अब देखना ही होगा कि क्या अंधेरी कोर्ट में जिस तरीके से याचिका डाली गई है उस पर उनके वकील की तरफ से क्या कहा जाता है, और 10 तारीख को जब कंगना अपनी बहन के साथ मुंबई पहुंचती हैं तो क्या वो बांद्रा पुलिस जाती हैं और क्या जो सवाल पूछे जाते हैं उनके सही जवाब दे पाती हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी पल्लवी, देखिए मुरारी, हाल फिलहाल के कंगना के बयानों और ट्वीट पर नजर डालें तो उन्हें देखकर क्या लग रहा है, आने वाले समय में कंगना रनौत राजनीति के रास्ते पर जा सकती हैं? जिस तरह से वो हर मसले पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं और राजनीति में जिस तरह से वो दखल देती हैं, उसको देखकर क्या ये कहना गलत नहीं है कि वो आने वाले समय में वाकई में राजनीति का रास्ता अख्तियार कर लेंगी? देखिए पल्लवी, जिस तरीके से उनके बयान पिछले अगर 5-6 महीनों की ऊपर ध्यान दें तो लगातार वो एक्टिव रहती हैं। उनके जो ट्वीट होते हैं या उनके जो बयान होते हैं वो सीधा सीधा एक पार्टी की नेताओं की तरह हमले जैसे होते हैं। अब ऐसे में उनसे सवाल भी पूछा गया था लेकिन उन्होंने कहा कि हमें राजनीति में नहीं आना है, हमें राजनीति नहीं करनी है। लेकिन जिस तरीके से ये राजनीतिक सियासत में इनके साथ सारी चीजें घटी है, शायद आने वाले समय में ये राजनीति का दामन थामे और उसके साथ सवार होकर के इन तमाम चीजों का जवाब दे। बहरहाल उनकी सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि उन्हें दूसरी बार मुंबई पुलिस की बांद्रा पुलिस की तरफ से सम्मन जारी किया गया है। वहीं मुंबई के अंधेरी कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, ये दोनों जो है रवीना और उसकी बहन की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। जी पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो ये अहम खबर, मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को एक बार फिर से नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर उन्हें एक बार फिर से पूछताछ के लिए तलब किया गया है और इस बार 10 और 11 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार के ऊपर प्याज और पत्थर फेंके गए हैं। ये अहम खबर और अहम जानकारी एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मधुबनी में जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, एक रैली को कर रहे थे, इसी दौरान मंच पर प्याज फेंके गए। इसके बाद नीतीश के सुरक्षा कर्मियों ने ढाल बनकर उन्हें कवर किया और सीएम ने अपना भाषण जारी रखा। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री नीतीश तीसरे चरण के चुनाव के लिए मधुबनी के विधानसभा सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। मधुबनी के हरलाखी में आयोजित जनसभा में जब नीतीश नौकरियों की बात कर रहे थे, उसी दौरान भीड़ से किसी ने उन पर प्याज फेंकी। इस पर सीएम नीतीश मंच से ही नाराज हो गए और बोलने लगे, खूब फेंको, फेंकते रहो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जब प्याज फेंकने वाले को भीड़ ने पकड़ लिया तो सीएम ने कहा कि उसे जाने दीजिए, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जनसभा में आज उन पर प्याज फेंके गए। हालांकि इसका कोई भी असर उनके चुनावी सभा पर नहीं हुआ और उन्होंने लगातार अपना जो भाषण है वो जारी रखा। यहां तक कि जब सुरक्षाकर्मी उन्हें पकड़ने के लिए गए जिसने प्याज फेंका था, उस पर भी सीएम नीतीश ने साफ कर दिया है कि उसे जाने दो, रहने दो, इस तरह से प्याज या पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आज जनसभा में ये खास नजारा देखने को मिला है। बिहार में नीतीश की जनसभा के दौरान प्याज और पत्थर फेंके गए हैं। तीसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जब नीतीश रैली को संबोधित कर रहे थे तब उन पर प्याज और पत्थर का टुकड़ा फेंका गया। इस दौरान पत्थर फेंकने वाले शख्स ने लगातार नारेबाजी की और कहा कि शराब खुलेआम बिक रही है,
तस्करी हो रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार कहते नजर आए कि फेंकने दो, जितना फेंकना है उसे फेंकने दो। इतना कहते ही नीतीश कुमार ने अपने संबोधन को आगे बढ़ाया। नीतीश ने कहा कि हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार आने के बाद रोजगार का अवसर पैदा होगा और किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नीतीश बोले कि जो आज सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, जब वो सत्ता में थे तो कितने लोगों को रोजगार दिया? तब तो काफी वक्त तक बिहार झारखंड एक ही था, पहले भी हो चुका है विरोध। इस पूरे मसले पर ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस तरह का विरोध जो है नीतीश कुमार पहले भी झेल चुके हैं। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार को कई बार विरोध का सामना करना पड़ा है। कई रैलियों में नीतीश कुमार के सामने ही उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि खुद नीतीश ने नारेबाजी करने वाले लोगों को टोका भी। मुजफ्फरपुर की रैली की याद हम आपको दिला दें, जहां नीतीश के सामने ही कुछ लोगों ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तब मन से ही नीतीश ने कहा था कि जिसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो उसे ही सुनने जाओ, यहाँ क्यों आए हो। इसके अलावा कुछ जगहों पर नीतीश को काला झंडा दिखाया गया था। और इस मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेता सचिन रावत जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन रावत जी, सबसे पहले तो आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी, जिस तरह से नीतीश कुमार की जनसभा में आज उन पर प्याज और पत्थर फेंके गए हैं, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह का कोई भी दृश्य नहीं होना चाहिए चुनाव में। किसी का अगर विरोध हो तो आप विरोध कर सकते हैं किसी भी मामले में, लेकिन अगर किसी प्रकार से आप किसी पे प्याज फेंक रहे हैं या किसी पे इंक फेंक रहे हैं, किसी पे पत्थर फेंक रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि राजनीति में इस प्रकार का कोई भी दृश्य आना चाहिए। आपका विरोध हो सकता है तो आप उस विरोध को क्योंकि बिहार में वोटिंग चल रही है तो आप वोट के जरिए आप विरोध करिए तो वो ज्यादा जायज लगता है। लेकिन इस तरह से अगर किसी पर भी प्याज से हमला या पत्थर से हमला करना, मैं समझता हूं कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा भी करता हूं कि इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब राजनीतिक लिहाज से अगर देख लिया जाए, जिस तरह से बार बार नीतीश कुमार को इस चुनाव प्रचार के दौरान विरोध झेलना पड़ा है, कभी उन पर प्याज फेंके जाते हैं, कभी उनकी जनसभा में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, कभी उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या नीतीश से लोगों का मोह भंग हो रहा है? देखिए, 15 साल बिहार में जो कुशासन रहा है सुशासन बाबू का, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एक तरफ जो नीतीश जी की सरकार थी, जो 15 साल से वहां पे लगातार जो इनके शासनकाल में जो बेरोजगारी की जो दर है वो बिहार में बढ़ी और लगातार वहां पे सृजन घोटाला हुआ, कई घोटाले ऐसे हुए जिसमें नीतीश जी का नाम आया और कहीं ना कहीं जनता जो है इस बार का जो वोट पोल कर रही है, जैसे पहले चरण का वोटिंग हुई, आज दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हुई, तो कहीं ना कहीं वो इस बार नीतीश बाबू को बिहार से छुट्टी करना चाहती है और लगातार तेजस्वी यादव जी जनसंपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है और मैं समझता हूं कि आने वाले जो तीसरा चरण होगा वो भी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता के साथ होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो वहां पे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि लगातार वहां के जो युवा हैं वो बड़े उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और वहां के जो और भी वर्ग के लोग हैं वो बड़ा ही उपेक्षित महसूस कर रहे हैं सरकार से। लगातार शराबबंदी के बावजूद वहां पे बिहार में शराब बिक रही है, जो शराब माफिया वहां पे जो नेक्सस बना के रखा है, तो उन लोगों से छुटकारा पाना चाहती है बिहार की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन रावत जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक दी, चर्चा के लिए आपने अपना समय हमें दिया। तो आपको ये जानकारी हम दे रहे थे कि किस तरह से मधुबनी में आज एक जनसभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर प्याज फेंके गए और पत्थर के टुकड़े फेंके गए। हालांकि इससे जनसभा पर कोई असर नहीं पड़ा। सीएम नीतीश ने लगातार अपना जो संबोधन है, जो भाषण है, वो जारी रखा और साथ ही तमाम तरह के दावे और वादे एक बार फिर से उनकी तरफ से किए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि लगभग 17 पोलिंग बूथ से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को हटा दिया गया है और बूथ कैप्चर करने की प्रक्रिया चल रही है। हम वहां दोबारा मतदान की मांग करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा है कि सब इंस्पेक्टर रविंद्र शर्मा, बरौनी थाना जिला दतिया, जो माननीय गृह मंत्री जी का भांजा दामाद है, वो खुलेआम अपने साथ दूसरी गाड़ी में गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को साथ लेकर घूम रहा है और जबरदस्ती वोट डलवा रहा है।
उसकी शिकायत हमने माननीय चुनाव आयोग को की है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन भारत और कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि विकसित देश क्यों नहीं कराते, क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इसमें एक चिप है और वह हैक हो सकती है। तो एक बार फिर से दिग्विजय सिंह की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि लगभग 17 पोलिंग बूथ से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को हटा दिया गया है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पाराशर इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानकारी आपसे चाहेंगे। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाया है। बड़ी बात यहां पर यह है कि वो दोबारा मतदान कराने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि उन्हें एक बार फिर से मतदान कराने की लगी है? मुझे बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज उपचुनाव के मतदान का समय था, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान किया गया और 66% यह मतदान हुआ। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने जिस तरह आरोप लगाया ईवीएम को लेकर, तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने सतर्कता के लिए चुनाव निरीक्षक जो मतदान प्रभारी कांग्रेस की ओर से बनाए गए, तो उनको निगरानी करने की भी बात सामने आई। और कई क्षेत्रों में, यहाँ चंबल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे बीजेपी प्रत्याशी समर्थक कार्यकर्ता नजर आए जो ईवीएम और क्षेत्र में, जैसे सुमावली की बात करें तो बीजेपी समर्थकों द्वारा यहाँ पर कुशवाहा समाज और अन्य लोगों के लिए, गांव वालों के लिए मतदान नहीं किए गए। तो ऐसे मिला जुला छुटपुट घटनाएं सामने आई। तो बुंदेलखंड की अगर बात करें पूजा, तो यहाँ बुंदेलखंड में बीजेपी कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव के ऊपर एफआईआर दर्ज भी की गई। तो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि लगभग 17 पोलिंग बूथ से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को हटा दिया गया है और बूथ कैप्चर करने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे संवाददाता लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से मतदान के दौरान जो है घटनाएं देखने को मिली है, किस तरह से क्या कुछ माहौल रहा है। शैलेंद्र, आप अपनी जानकारी दे रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है? देखिए पल्लवी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस कई ऐसे चंबल क्षेत्र में मामले सामने आए जहां बूथ कैप्चरिंग के मामले आए हैं और जिसको लेकर बीजेपी समर्थकों द्वारा यहाँ पर कई गांवों में वोट न करने को लेकर भी कई मामले सामने आए। इन तमाम चीजों पर अगर गौर किया जाए तो इन चीजों को लेकर ही कांग्रेस पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह यहाँ आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और कई जगह जिस तरह प्रशासनिक रसूख की हम बात करें तो प्रशासनिक सर्जरी चुनाव के पूर्व ही क्षेत्र में कर दी गई थी, चूंकि बीजेपी सत्ता में थी। और इस सर्जरी के तौर कई जगह ऐसा भी देखने में आए कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मिली जुली उनकी भगत उनकी नजर आई है। तो साफ तौर पर कांग्रेस दिग्विजय सिंह द्वारा आरोप कहीं ना कहीं ईवीएम पर लेकर जो सवाल किया जाए, वहीं अगर दूसरे पक्ष की हम बात करें, आचार संहिता के पालन करने को लेकर बात करें, तो चुनाव आयोग ने सख्ती नजर दिखाते हुए यहाँ पर चुनाव प्रभारी कांग्रेस के जो बूथ प्रभारी है उनको यहाँ सतर्क निगरानी के तौर पर लगातार 10 नवंबर तक ईवीएम मत पेटी पर नजर बनाने की भी यहाँ पर बात की है और निष्पक्ष चुनाव की भी बात की है। पल्लवी, बिल्कुल, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निष्पक्ष चुनाव की बात कही जा रही है और जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, उसे देखकर क्या लग रहा है? क्या चुनाव आयोग उनके इन तर्कों को सुनेगा? देखिए पल्लवी, ईवीएम से जिस तरह मतदान हो रहा है, पूरे देश में ये मतदान हुआ है, निश्चित ही इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए चुनाव आयोग बात हो सकता है। लेकिन मत पेटी या पर्ची से जिस तरह पेटी पूर्व में चलती थी, वह शायद ही यहाँ हो सके, चूंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं। कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहाँ दिखने में ये आ रही है कि ईवीएम में घोटाला होने के चलते उनका चुनाव हार सकते हैं। और चूंकि प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेदार लोग हैं वो निगरानी यहाँ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता पक्ष की सर्जरी से आए ये अधिकारी है। तो देखने में ये आता है कि चुनाव आयोग यहाँ पर ईवीएम की निगरानी के तौर पर बूथ स्तर पर जरूर यहाँ कांग्रेस के पदाधिकारियों को यहाँ नियुक्त करने की बात कर सकता है, लेकिन ईवीएम या दोबारा चुनाव की बात अभी सामने नहीं हो सकती है।
बिल्कुल, और रविंद्र शर्मा को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। शैलेंद्र, इसको लेकर भी जानकारी चाहेंगे। गृह मंत्री जी का भांजा दामाद है, बताया जा रहा है कि वो कई गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को अपनी कार में साथ लेकर घूम रहा था और जबरन जो है वोट डलवाए गए हैं। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? देखिए पल्लवी, साफ है कि जिस तरह से रविंद्र शर्मा और अन्य बीजेपी प्रत्याशियों के मामले कई जगह से सामने आए, तो यहाँ पर कांग्रेस समर्थक के भी मामले सामने आए। यहाँ फायरिंग की बात करें तो मुरैना में कांग्रेस समर्थक द्वारा फायरिंग की जाती है और बीएसपी के कई कार्यकर्ता यहाँ घायल भी होते हैं। तो ऐसे मिले जुले असर चुनाव में कई जगह चंबल क्षेत्र में खास तौर पर देखने में आए। तो वहीं दूसरी ओर अगर मालवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बीजेपी के जो कद्दावर यहाँ लोग हैं, यहाँ पर प्रशासनिक के आला अधिकारियों को यहाँ चिन्हित किया गया था और कांग्रेस की शिकायती पद पर कई अधिकारियों को हटाया भी गया है। तो साफ तौर पर चुनाव आयोग की मंशा स्वच्छ चुनाव करने की जो रही है उस पर ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर कसौटी पे खरा चुनाव आयोग उतरता नजर आ रहा है। पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र पाराशर, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग से मतदान करने की मांग रख दी है। देखने वाली बात यह रहेगी कि ईवीएम पर इस तरह के सवाल उठाने के बाद किस तरह की राजनीति सूबे में गर्माती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। से अलग अंदाज